हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सही। तो आज है 5 दिसंबर और आज हम लोग 5 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी योजना दूसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है। तो आप लोग जानते ही हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इंडिया की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना है किसानों के लिए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 2016 में लाए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई थी और इससे जो है ना किसान जो आत्महत्या वगैरह करते थे या कर्ज लेते थे उन सब से थोड़ी जो है राहत मिली थी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अच्छी जो स्कीम है बन गई है। प्रतिवर्ष इस योजना के लिए फसल बीमा योजनाओं के लिए लगभग 5 करोड़ आवेदन मिल रहे हैं, यानी कि हर साल इसमें जो है ना 5 करोड़ लोग आवेदन करते हैं और इस तरह वर्ष में आने वाले योजना विश्व भर में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। और मतलब ये कहा जा रहा है कि अब जो आने वाला टाइम है, अभी तो ये तीसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ऐसे ही आगे ग्रोथ होगी तो एक दिन ये वर्ल्ड की नंबर 1 जो है फसल बीमा योजना बन जाएगी। विगत 6 वर्षों में किसानों में ये योजना स्वीकार्यता बढ़ी है, मतलब कि इस योजना से ज्यादातर जो है किसान जुड़ रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई। और अदर ऑप्शंस अगर फसलों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये भी 2016 में लाई गई थी। और कहाँ से लाई गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लाई गई थी। अब इसका जो है ना 2.0 एडिशन शुरू हुआ है। ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये महोबा से। पहले जब ये 2016 में आई थी, क्या उज्ज्वला यानी कि जो गैस सिलेंडर जो है मुफ्त दिए गए थे ना, तो गैस कनेक्शन उसके लिए उज्ज्वला योजना थी। 2016 में बलिया से स्टार्ट हुई, फिर इसका दूसरा एडिशन आया तो महोबा से, वो भी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर इंद्रधनुष योजना की बात करें तो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही 7 बीमारियों से, जो भारत में गंभीर 7 बीमारियां उनसे निपटने के लिए जागरूक करने के लिए मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना लाई गई थी। और ये कब लाई गई थी, तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में लाई गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो ये मुद्रा योजना 2015 में लाई गई थी। इसमें जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए थी, यानी कि जो अपना स्टार्टअप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो उनको जो है ना 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराना जो है सरकार ने तय किया था, यानी कि उनकी एक तरफ से हेल्प की गई थी। 10 लाख तक का लोन किसी भी उद्यमी को मिल सकता था। ये तो हो गई सारी डिस्कशन योजनाओं से रिलेटेड। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये अवनी लेखरा जी को सम्मानित किया गया है। और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का मतलब है पैरा ओलंपिक्स में जिन पर्सन ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया हो उनके लिए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो अवनी लेखरा है, ये जो है ना पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने भारत के लिए पहला जो है गोल्ड मेडल जीता था। और ये शूटिंग से रिलेटेड है। इसमें खेल से बिलोंग करती है, तो ये शूटिंग से। और ये राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान की रहने वाली हैं। अवंती लेखरा ने पहला वुमेन इंडियन गोल्ड पैरालंपिक्स में जिताया था। ठीक है, टोक्यो गेम्स जो हुए थे पैरालंपिक्स, और पैरालंपिक्स में ये हुए थे जापान के टोक्यो में। और इसमें भारत जो है ना 19 मेडल के साथ ये 28वें स्थान पर था। ठीक है, टोक्यो 2022 में 20 में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित की गई है। और जापान की भी बात हो गई स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। अगर अदर खिलाड़ियों से रिलेट करके पढ़ेंगे उन्होंने क्या योगदान दिया, तो पीवी सिंधु आप लोग जानते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये जो है ना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शामिल होने वाली है एथलीट आयोग में पहली महिला पीवी सिंधु ही है। ठीक है, दीपा मलिक की बात करें तो मलिक को जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे अब मेजर ध्यानचंद कहते हैं, तो ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला ये दीपा मलिक ही थी। और ये एक बॉक्सिंग से पहलवान है ये। ठीक है, कुश्ती से रिलेटेड है दीपा मलिक। और अभी हाल ही में इनको क्या बनाया गया था, तो दीपा मलिक को जो टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है ना, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने भी प्रधानमंत्री की तर्ज पर अपनी योगदान दिया था, तो उसकी जो अम्बेसडर बनाई गई इस योजना की, ये दीपा मलिक ही बनाई गई। पीटी उषा, तो पीटी उषा की बात करें जिन्हें उड़न पड़ी भी कहते हैं, पीटी उषा को अभी हाल ही में हमारा इंडियन ओलंपिक संघ है ना, इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसका जो है ना अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष ये इंडियन ओलंपिक संघ की पीटी उषा बन गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला आयुक्त बनी ये लक्ष्मी सिंह बनी है। और ये नोएडा में इन्होंने जो है ना अपनी कमिश्नरी हासिल किया, यानी कि नोएडा के जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें ये पुलिस कमीशन पुलिस आयुक्त बनी है, यानी कि लक्ष्मी सिंह। और ये लक्ष्मी सिंह है। और बात आई है नोएडा की, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में एक जो है जगह है, नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा की राजधानी है लखनऊ, और सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुछ हम करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं जो नोएडा में हुए। तो इस साल अभी जो 1 से 7 नवंबर तक द्रौपदी मुर्मू जी ने जो वाटर वीक चलाया था वो चलाया था नोएडा में। और जो एक डेयरी सम्मेलन हुआ था वो भी नोएडा में ही हुआ था। और नोएडा में भी अभी हाल ही में उत्तर भारत का जो पहला डेटा सेंटर बनाया जाएगा वो भी नोएडा में ही बनाया जाएगा। ठीक है। और नोएडा हो गया। और उत्तर प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी जो वाटर कंजर्वेशन यानी कि हर जिले में 75 तालाब लगाने की जो अमृत सरोवर योजना थी उसमें सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश ही रहा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में इंदौर की तर्ज पर सैनिटाइजेशन जो है मुहिम चलाई है, यानी कि इंदौर जिस तरीके से साफ रहता है मध्य प्रदेश का, उसी की तर्ज पर अपने शहर को साफ रखने की मुहिम उत्तर प्रदेश ने चलाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले नाइट सफारी पार्क की जो है शुरुआत की गई थी। तो ये सभी जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में करंट में डिस्कस हुए हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें आयुक्त वगैरह से ही, तो संजय अरोड़ा, तो संजय अरोड़ा को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया गया था। तो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी। संजय अरोड़ा दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने थे। हिमा कोहली ये जो तेलंगाना है ना, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, उसमें हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला ये हिमा कोहली थी। अनीता आनंद मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है कि ये जो है ना कनाडा में पहली बार कोई भारतीय मूल की जो महिला है, मतलब भारत से ये बिलोंग करती है और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कनाडा में ये पहली रक्षा मंत्री बन गई है कनाडा की, अनीता आनंद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट है शेयर बाजार की। तो ये सुंदर राम मूर्ति को ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना बना दिया गया है अध्यक्ष। सेबी अप्रूव राम मूर्ति एज एमडी सीईओ ऑफ बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ये मुंबई में हो जाएगा। और सेबी की अध्यक्ष की बात करें, ये तो एमडी सीईओ बने हैं। और सेबी के जो अध्यक्ष कौन है? तो ये एस एस मुंद्रा है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, एस एस मुंद्रा सेबी के अध्यक्ष है। ठीक है। और सेबी की स्थापना 1875 में हुई और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, नेशनल स्टॉक, इसका मुख्यालय भी मुंबई में हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना ये अभी हाल ही में जो इसके अध्यक्ष कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं, आशीष कुमार चौहान अध्यक्ष है इसके। ठीक है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो तैयब इकराम अभी जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये तैयब इकराम बन गए हैं। अरुण गोयल अभी जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त बने हैं ना, आपको पता है इलेक्शन कमीशन में एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हमारा राजीव कुमार है, तो एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र चूड़ थे। और अभी जो दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं ये अरुण गोयल बन गए हैं। मैरी कॉम, तो मैरी कॉम अभी हाल ही में जो हमारा इंडियन ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक कमेटी की, ये जो एथलीट आयोग होता है ना, इंडियन ओलंपिक संघ का एथलीट आयोग, इसकी जो है मैरी कॉम जो है अध्यक्ष बनी है। जो पीटी उषा है वो तो पूरे इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, लेकिन मैरी कॉम सिर्फ एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है। मैरी कॉम, और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग से रिलेट है, ये बॉक्सिंग के प्लेयर है। ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस हवाई अड्डे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने डिजी यात्रा सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये जो है ना दिल्ली में है। ठीक है। और हमारी जो प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था। तो ये जो हमारे नागरिक और विमानन उड्डयन मंत्री है ये
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, इन्होंने ही जो है ना ये डिजी यात्रा शुरू की है, यानी कि एक ऐप दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए आपको अपना फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आधार लिंक करना पड़ेगा, तो जिसके जरिए जो है ना यात्रा आपकी जो सुविधाजनक बनाई जाएगी इस ऐप के जरिए। तो ये अभी इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। और अदर ऑप्शंस हम एयरपोर्ट से डिस्कस कर लेते हैं। तो कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट ये जो है ना केरला का एयरपोर्ट है, और इसको अभी हाल ही में जो है ना बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इसने अपने एयरपोर्ट का रखरखाव अच्छे से किया। और ये जो है ना कोचिन एयरपोर्ट सोलर प्लांट से चलने वाला, पूरी तरह से सोलर प्लांट से चलने वाला पहला हवाई अड्डा, यही कोचिन हवाई अड्डा बन गया था। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की बात करें, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला, मतलब जो है इंग्लिश और हिंदी में तो होती है, साथ ही संस्कृत में भी अनाउंसमेंट करने वाला पहला ये हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री बना था। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा कैंपे हवाई अड्डा है, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कर्नाटका बेंगलोर में है। भगवान केम्पेगौड़ा के नाम पर इनका रखा गया था, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के तांगगुह एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत को अपना पहला एलएनजी प्राप्त होगा, यानी कि भारत जो है ना किस देश से अपना पहला एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राप्त करने जा रहा है। तो ये हम प्राप्त करेंगे इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया से भारत जो है अपना पहला एलएनजी प्राप्त करने जा रहा है, और ये एक जगह है तांगगू, यहाँ से जो है इंडिया अपना फर्स्ट एलएनजी कार्गो रिसीव करेगा इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया की बात आई है, इसकी राजधानी है जकार्ता, और जोको विडोडो जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और इंडोनेशिया से अगर करंट का ही हम डिस्कस करें, तो G20 की जो भी हाल ही में बैठक हुई, कहाँ पर हुई थी, ये बाली में हुई थी, ठीक है। और इंडोनेशिया के साथ अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज हमने संपन्न की है, ये हरीमो शक्ति अभ्यास हमने इंडोनेशिया के साथ, और एक उदार शक्ति हमने इंडोनेशिया के साथ संपन्न किया। अ, नहीं, इंडोनेशिया के साथ नहीं, सॉरी। हाँ, ये जो हमने इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये होती है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति हमने हाल ही में अभ्यास किया इंडोनेशिया के साथ, और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति ये हमारा इंडोनेशिया के साथ। लेकिन अगर सिर्फ ये बोला जाए कि गरुड़, अरुण, वरुण, गरुण और शक्ति एक्सरसाइज ये किसके साथ होते, तो फिर वो फ्रांस के साथ है। लेकिन जब इनके आगे शक्ति वर्ड जुड़ जाता है, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये हमारी इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इंडोनेशिया को मैप से डिस्कस करें तो खुद जीके भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडोनेशिया की लोकेशन आ जाती है, आप लोग जानते ही हैं। और ये जो है जैसे यहाँ पर इंडिया की लोकेशन होगी, तो उसके इस तरफ पर जाता है ना इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की ये जो राजधानी जकार्ता, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर ये जो है ईस्ट तिमोर आपको दिखाई दे रहा होगा। ईस्ट तिमोर अभी क्यों चर्चे में था, तो ये इसलिए चर्चे में था कि आसियान देश जो आपने सुने होंगे, आसियान देश में जो है 10 सदस्य थे पहले, लेकिन अभी ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर 11वां सदस्य बन गया है, किसका, आसियान देशों का। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पड़ जाती है ना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप मेंस के संपन्न हुए, वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही हुए, ठीक है। फिर ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ही ऊपर ये पापुआ न्यू गिनी पड़ जाता है ना, पापुआ न्यू गिनी। और ये वही पापुआ न्यू गिनी है जहाँ पे 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, और ये केबीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अदर ऑप्शन अगर देखें, मलेशिया, ये यहाँ पर मलेशिया की लोकेशन आ गई। मलेशिया के साथ अभी हाल ही हमने सबसे पहले तो उदार शक्ति एक्सरसाइज की थी, और उसके बाद हरीमो शक्ति अभी हमने मलेशिया के साथ ही करी है। और मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया के ये सारे द्वीप है, जकार्ता, जावा ना, और सुमात्रा, ये सब इसके कुछ जाने माने द्वीप हो जाएंगे। तो मलेशिया, और ये रही इसकी राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर, सिंगापुर के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और ये यहाँ वियतनाम की लोकेशन आ जाती है, वियतनाम के साथ हमारी विम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और इसके साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो मैत्री एक्सरसाइज। एक तो मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति हमारी श्रीलंका के साथ होती है, लेकिन मैत्री एक्सरसाइज ये हमारी थाईलैंड के साथ होती है, जिसकी राजधानी बैंगलोर है।
हमारा कुछ जीके भी कवर हो गया मैप से। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संगठन द्वारा खतरे की सूची में रखने की सिफारिश किसे की गई, यानी कि इन डेंजर लिस्ट में किसे शामिल किया गया, ऐसी कौन सी विश्व की जो जगह है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ आप लोग सबने पढ़ा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे ज्यादा जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, एक तरीके से जीव होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में ही पाई जाती हैं। तो यह सांस्कृतिक संगठन का मतलब पता है क्या है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है। जो यूनेस्को मैंने इसलिए ही रखा है, यूनेस्को को सांस्कृतिक संगठन ही कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी धरोहर को शामिल करता है जो सांस्कृतिक या बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में। तो यूनेस्को इसी ने जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि कई सारे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कई सारी जो चीजें द्वीपों में जो हलचल बाट वगैरह, और इन सब से जो है ना ये ग्रेट बैरियर रीफ को हानि पहुंच रही है। इसी के चलते जो है इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात आई है तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1940 से इसे काम सही ढंग से काम करना स्टार्ट किया, और फ्रांस के पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूनेस्को का। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है। और इसको अगर हम मैप से डिस्कस करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ को, पहले मैं आपको ना ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन में दिखा देती हूँ ये कहाँ पर पड़ जाता है मैप में। तो ये है वर्ल्ड मैप। ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्वींसलैंड का क्षेत्र पड़ता है ना, ये बिल्कुल किनारे का इसका क्षेत्र, यहीं पर ये सबसे बड़ा प्रवाल भित्तियों से घिरा जो है ना क्षेत्र माना जाता है। तो इसी को जब मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिससे जो है ना और अच्छे से समझ आ जाएगा। यही है वो एरिया, ठीक है, क्वींसलैंड का एरिया पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और ये सारा जो एरिया है ना, ये क्वींसलैंड का, यही ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूरे ब्रह्मांड में विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और ये एक प्रकार के जीव होते हैं जो एक इतने कठोर हो जाते हैं कि एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। तो यही ग्रेट बैरियर रीफ हो जाता है। कोरल सी यहीं पड़ जाता है, ठीक है। और ये क्वीज आइलैंड यहाँ पड़ जाता है, फेमस आइलैंड है ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से ये लोकेशन हो गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ये कैनबरा है, करेंसी हो जाएगी इसकी डॉलर। अभी हमारा ब्रिटेन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ही, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है हमने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ। T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपना खिताब जीता, ठीक है। और 2022 के जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के कुछ करंट अफेयर्स हो गए, और हम कुछ ऐसी चीजों को सूची डिस्कस करेंगे जो कोई लिस्ट वगैरह में रखे गए हैं। मानगढ़ धाम ये राजस्थान का है, और कुछ अगले महीने ही इसको जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है मानगढ़ धाम को, ठीक है। और अनंगताल झील को भी जो है ना राष्ट्रीय स्मारक 2021 में घोषित किया जा चुका है। और ये झील कहाँ है, तो ये अनंगताल झील ये दिल्ली में है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, जितने भी अनंत नाग, शेष नाग, वो नाग है, वो जम्मू कश्मीर में हो जाता है, और ये अनंगताल है तो ये दिल्ली में झील है। धौलावीरा, ये धौलावीरा गुजरात में है। और इसी यूनेस्को ने हमारे भारत से टोटल 40 जो विरासतें हैं इसमें शामिल है यूनेस्को की लिस्ट में। जो 40वां जो क्षेत्र था या जगह थी वो धोलावीरा पड़ा था, जो हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करता है धोलावीरा। ये 40वां ही शामिल हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में, और ये गुजरात में है। अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जाति के आधार पर सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की। तो ये फैसला पंजाब सरकार ने लिया है, ठीक है, कि जितने भी जातियों के आधार पर जैसे हम स्कूल वगैरह के कुछ लोग गांव वगैरह में नाम रख देते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फैसला लिया है कि पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने राज्य में स्थित ऐसे सभी सरकारी स्कूलों के नाम बदलने के निर्देश जारी किए गए जिनके नाम जाति और बिरादरी पर आधारित है। जैसे कई जो मदरसे हैं उनका नाम हो जाता है, कई प्राइवेट स्कूल या कुछ है, तो ऐसे ही सारे बंद किए जाएंगे या फिर इनका नाम बदला जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सभ्य होने का एहसास करवाते हैं, और साथ ही समाज में जाति आधारित भेदभाव को पैदा करते हैं, यानी कि उनको बढ़ावा देते हैं। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। पंजाब, इसकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है।
और पंजाब से आप अभी ये रिलेट कर सकते हो कि 1 MLA 1 पेंशन योजना पंजाब ही लाया था, यानी कि जो है एक एमएलए को सिर्फ एक बार पेंशन मिलेगी। और पंजाब के संगरूर जिले में सबसे पहला जो कंपोस्ट बायोगैस प्लांट लगाया गया, ये कंपोस्ट बायोगैस प्लांट पंजाब में ही लगाया गया था। ठीक है, तो पंजाब से करंट डिस्कस हो गया। और अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस कुछ स्कीम से रिलेटेड। तो बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, और नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री है। बिहार ने अभी हाल ही में क्या योजना लाई, तो बिहार जो है ना रबड़ का सबसे बड़ा जो पुल बनाया, रबड़ का सबसे बड़ा पुल फाल्गु नदी पर, ये बिहार ने ही लॉन्च किया था। और झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने करीबन 75% जो आरक्षण नौकरियों के क्षेत्र में ये दिया है। और झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पंजाब हो गया। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने अभी जो है ना 2% SC कैटेगरी को, 4% जो है ना ST कैटेगरी को आरक्षण दिया था। और नीति आयोग की नवाचार सूचकांक में कर्नाटका ही टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड, अभी आप लोगों ने, मैंने कराया भी था, नागालैंड ने जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया है। तो नागालैंड जो है ना, इसकी स्थापना 1 दिसंबर और 1963 में हुई थी, जिसके चलते ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई। और ये जो है नागरिक अपने नागालैंड को सम्मान के प्रति ये फेस्टिवल मनाता है। और नागालैंड को जो है ना लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का राज्य इनको नागालैंड को कहा जाता है। तो ये त्योहार मनाते हैं। और भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां दिवस मना रहा है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को देश का 16वां राज्य बना था। ठीक है, इसीलिए जो है ना ये नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और अगर पूछा जाए भारत का स्विट्जरलैंड, तो ये नागालैंड को कहा जाता है। ठीक है, और नागालैंड से मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में जो है ना अप्सपा अधिनियम अभी लागू किया गया था, यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम, जिसके चलते जो अलगाववाद या नस्लवाद होते हैं उनको शूट तक कर सकते हैं जो पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शंस हम जो है ना स्थापना दिवस से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड में की गई थी। मध्य प्रदेश, तो 1 नवंबर को जो है ना कई करीबन 6 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, सॉरी, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने जो 1 नवंबर को मनाया था अपना स्थापना दिवस। तेलंगाना, तो तेलंगाना जिसकी राजधानी है ये, अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और इस ये जो है ना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है ना भारत का जो है 29वां राज्य बना था। तो ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडेक्स के अनुसार देश की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है? तो ये भी एक हुरून इंडेक्स जारी किया है, इसमें देश में 500 कंपनियां थी हमारे भारत की। उसमें से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, इसको सबसे टॉप की जगह मिली है, यानी कि सबसे जो अच्छी कंपनी या इंडेक्स में सबसे टॉप कंपनी है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को एमर्ज एज द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लिस्ट ऑफ 50 नॉन स्टॉप कंपनीज। ये है मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो कंपनी के। और ये जो रिलायंस जियो कंपनी से हम हाल ही में डिस्कस करें, तो 5G सर्विसेज की शुरुआत इन्होंने हाल ही में की है। ठीक है, और दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर। और पहली सर्विसेज कहाँ शुरू करी 5G, तो ये गुजरात में की है। और अभी इन्होंने जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सबसे पहला जो है ना एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पर लगाया, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तमिलनाडु के चेन्नई में लगाया। और इन्होंने जो अभी हाल ही में आकाश अंबानी को अपना जो है ना जियो कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया था, अपने बेटे को, है ना। और अदर कंपनी से डिस्कस करें, ट्विटर, आप लोग पता है ट्विटर के जो अब 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है। ठीक है, और टाटा समूह, तो टाटा समूह, टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में क्या किया, तो इसने बिस्लरी और विस्तारा एयरलाइंस को खरीदा है। अभी जस्ट मैंने 1-2 दिन पहले कराया था कि विस्तारा एयरलाइंस और बिस्लरी कंपनी टाटा समूह ने खरीद लिया है। अडानी समूह की बात करें, तो अडानी इंडस्ट्रीज ने अपनी जो पहली पवन चक्की लगाई,
ये राजस्थान के उदयपुर में लगाई थी। ठीक है, और अडानी ग्रुप जो है ना, ये अडानी जो गौतम अडानी जी की है, ये पूरे वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी जी हैं। तो कंपनियों से भी रिलेट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस कर लेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, यानी कि भारतीय संविधान किस चीज को मान्यता देता है? धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक, या सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषा अल्पसंख्यक? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो हमें धार्मिक और सांस्कृतिक की स्वतंत्रता देता है, यानी कि भाषाई और धर्म के जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए वो एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। मतलब कि एक उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है? अगर उसे कोई एक लीगल वोट्स का जो है ना, यानी कि वैध वोटों का 104 1/4% मिल जाए उसके खिलाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधायी शक्ति की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का अधिकार किसको है? यानी कि जो भी विधायी शक्ति होती है ना, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, कोई भी इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाना, यानी कि इनकी जो सीमा है वो बढ़ाना या घटाना, तो ये सब संसद, आप लोग जानते हैं जितने भी सरकार, केंद्र सरकार भारत से संबंधित जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट बनाती है। कि राज्य स्तर पर कौन बनाएगी? तो राज्य स्तर पर विधानसभाएं बनाती है, लेकिन जो देश स्तर पर ये केंद्र पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, संसद जिसके 3 सदन है, कौन है? तो ये लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, और हमारे देश के राष्ट्रपति संसद के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशि कुमार घोष ने की थी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। तिलक जी की बात करें तो तिलक जी तो है ना अपने केसरी समाचार के लिए फेमस थे, और गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद बुक्स लिखी थी, और नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से उधार ली है? यानी कि जो एक संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली है? तो संघीय प्रणाली ना हमने कनाडा से ग्रहण की है, ये जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। अमेरिका से हमने भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाअभियोग, ये सब प्रक्रियाएं हमने अमेरिका से ली। दक्षिण अफ्रीका से हमने जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो ली थी, संशोधन 368 अनुच्छेद और भाग 20 में इसका वर्णित है। जर्मनी, जितनी भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज ली है, आपातकाल सर्विसेज, अनुच्छेद 352 से 360 में जो 3 आपातकाल हैं वो हमने जर्मनी से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये एओ ह्यूम ने की थी। लेकिन इसके जो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, ये जॉर्ज यूले। और बदरुद्दीन की बात करें तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। और इन्होंने कब इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन ने? तो मैंने शायद कल ही कराया है, 1867 में बदरुद्दीन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्षता की थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है या दिखाया गया है? तो आप लोगों को पता है कि भारत समाजवादी, सार्वभौमिक, गैर धार्मिक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसका कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को इक्वल मान्यता देता है। ठीक है। और गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश मतलब कि जिस भी राष्ट्र में उसका अध्यक्ष या मुख्य होगा ना, वो अगर राष्ट्रपति होगा यानी कि प्रेसिडेंट, तब वो देश गणतंत्र है। जैसे कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, सिर्फ लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो राजा रानियों को जो है ना वो देश के हेड माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्वोच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक जरूरी है? तो एक साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने के गैप पर 2 बार तो बैठक हो ही जानी चाहिए संसद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, ये भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। और पाली तो भगवान जो बुद्ध थे ना, गौतम बुद्धा, इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में, जबकि जो जैनिज्म थे, महावीर जी जो थे जैनिज्म, इन्होंने अपनी प्राकृत भाषा में दिए। संस्कृत, हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, या देवों की भाषा भी पूछ लिया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो ये भारत के लोग यानी कि भारत की जनता है, क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है ना। अभी वोटिंग का सीजन चल रहा है, तो अगर किसी का एग्जाम पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं इसको रोज रिवीजन करा रही हूँ कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत भारत के लोग ही होते हैं, क्योंकि उन्हें वोट का अधिकार होता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। मैंने हर क्वेश्चंस में से जो है जीके अदर फैक्ट डिस्कवर करने की कोशिश की है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूर दराज के लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।